ये दर्दनाक घटना कानपुर के फजलगंज की है। सुनील इलाज के लिए 12 साल के बेटे अंश को लेकर हैलेट अस्पताल पहुंचे। काफी देर अस्पताल में भटकते रहे लेकिन इलाज नहीं मिला। रात को अचानक बुखार आया था। हाँ। बुखार परसों था, मैं दवाई लेके आया था कल भी। अच्छा, आज भी। क्या नाम है इसका? अंश। काफी देर बाद डॉक्टर अंश को देखने पहुंचे। तब तक सुनील का बेटा दम तोड़ चुका था। इसके बाद सुनील को बेटे की लाश ले जाने के लिए भी कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। सुनील को बेटे के शव को कंधे पर उठाकर घर ले जाना पड़ा। प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था सर, वहाँ से हमको हैलट के लिए बोला गया कि आप हैलट में ले जाइए, आपका बच्चा वहाँ ठीक होगा। तो वहाँ पे हमें कोई इलाज नहीं मिला। हैलट में आप कहाँ पर गए थे सबसे पहले? इमरजेंसी वार्ड गए थे। इमरजेंसी वार्ड से हमको इधर टहलाया जा रहा था, ना कोई साधन ना कोई बिस्तर। इसके बाद भी हम अपने कंधे पे लेके बच्चे को दौड़ते रहे। फिर हमको बताया गया कि आप बाल लोग जाइए। बाल लोग गए, वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर थे वो लड़के टाइप के, उन्होंने देख के उनका मृत्यु घोषित कर दिया। तो हम लोग ज्वाइंट कमेटी जिलाधिकारी महोदय ने बनाई है इस घटना की जांच करने के लिए और उन परिस्थितियों की जानकारी करेंगे कि ये मृत्यु जो है ये कैसे हुई। क्योंकि पेशेंट का वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो कई बार होता है कि स्ट्रेचर, मान लीजिए कि वहाँ पे हम जितने भी स्ट्रेचर रखें सब कम पड़ जाते हैं, तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो तो वहाँ पे स्ट्रेचर न रहा हो। अगर इसमें किसी को वाकई कोई दोषी है जिसमें कि लगता है कि लापरवाही है तो उस पर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। हाल ही में ओडिशा के कालाहांडी से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। एक पति को पत्नी की लाश कंधे पर उठाकर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, इसलिए क्योंकि अस्पताल में मौत के बाद मांझी को एम्बुलेंस नहीं मिली। कानपुर के सुनील भी ऐसी ही संवेदनहीनता के शिकार हुए। सुनील के बेटे अंश को 2 दिन पहले बुखार की शिकायत हुई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद सुनील कंधे पर बेटे को उठाकर हैलट अस्पताल पहुंचे। सुनील बेटे को इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बाल रोग विभाग जाने को कहा। बेटे को बाल रोग विभाग तक ले जाने के लिए सुनील को स्ट्रेचर तक नहीं दिया गया। बाल रोग विभाग पहुंचने तक 12 साल का अंश दम तोड़ चुका था। ओडिशा के बालासोर में भी एम्बुलेंस न मिलने पर शव के हाथ पैर तोड़कर बांस पर बांध कर ले जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक जीआरपीएफ के जवान ने चोरी के नाबालिग आरोपी को बुरी तरह से पीटा। घटना 29 अगस्त की है। नाबालिग आरोपी पर बेरहमी दिखाते ये है जीआरपी के हेड कांस्टेबल हरि नारायण सिंह। कांस्टेबल हरि नारायण कभी आरोपी को प्लेटफॉर्म पर घसीटते हैं तो कभी उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। कांस्टेबल हरिनारायण ने आरोपी को पीटते पीटते अधमरा तक कर दिया। लगातार पिटाई से नाबालिग बेहोश हो गया। इसके बाद कांस्टेबल ने नाबालिग आरोपी के कंधे में तौलिया डाली और फिर उसे घसीटते हुए जीआरपी थाने तक ले गए। वीडियो देखने के बाद अधिकारियों ने नाबालिग पर बेरहमी दिखाने वाले कांस्टेबल हरि नारायण सिंह को सस्पेंड कर दिया है। उस वीडियो पर श्रीमान हमारे शादी महोदय द्वारा उस आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, प्रधान आरक्षक को। नाबालिग आरोपी को कुछ यात्रियों ने रेलवे प्लेटफॉर्म के नंबर 1 पर जेब काटते हुए पकड़ा था। यात्रियों ने नाबालिग आरोपी को जीआरपी के हेड कांस्टेबल हरि नारायण सिंह के हवाले कर दिया। जब कांस्टेबल नाबालिग को पीट रहे थे तो एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री ने वीडियो बना लिया। यात्री ने पिटाई का वीडियो बनाकर जीआरपी के एसपी को भेज दिया था। जीआरपी थाने से पीड़ित नाबालिग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सिर्फ 250 रुपए के लिए कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़के को पीटते पीटते अधमरा कर दिया। वारदात 2 दिन पहले की है। अब सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। शास्त्री नगर में रहने वाला संदीप नाम का लड़का सड़क पर जा रहा था, तभी पीछे से आए 4 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। पहले लड़कों ने संदीप को पीटते हुए सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद सब ने मिलकर उसे लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। इसके बाद एक लड़के ने ईंट से संदीप के सिर पर कई वार किए। बेरहमी से पिटाई के बाद संदीप अधमरा हो गया। बावजूद इसके लड़के संदीप को पीटते रहे और फिर फरार हो गए। इस बीच लोगों की संवेदनहीनता भी सामने आई। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने संदीप को सड़क पर पड़ा देखा, लेकिन मदद किए बिना वहां से गुजरने लगे। आसपास कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। इसके बाद एक लड़के ने आकर संदीप को उठाया और तब जाकर लोगों को मदद करने की सूझी।
जब उसने उससे पैसे मांगे तो मेरे बड़े बेटे ने कहा, जिसकी आज ये आईसीयू में है, उसने कहा कि तू मेरे छोटे भाई को परेशान मत कर, तू एक काम कर, जो मेरे 500 रुपये हैं उसको तो मतलब जो है 250 रुपये काट के और 250 रुपये मुझे लौटा दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं लौटा दूँगा। बस इतनी सी बस ये लेन देन है 250 रुपये। पीड़ित संदीप कुमार मेरठ में ही नापतोल विभाग में काम करता है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस को सीडी देने के बाद भी न मुकदमा दर्ज हुआ है और न ही कोई कार्रवाई हुई। संदीप अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। राजस्थान के बाड़मेर में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची टीचर के टॉर्चर का शिकार हुई है। घटना बाड़मेर के प्राइवेट स्कूल जसनाथ एकेडमी की है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची अपनी टीचर की बेरहमी का शिकार हुई है। मामूली सी बात पर टीचर ने इस बच्ची को डंडे से बुरी तरह पीटा। पिटाई के दौरान डंडा बच्ची की आंख के पास जाकर लगा और वो घायल हो गई। बच्ची की आंख देखकर इसके माता पिता स्कूल में शिकायत के लिए पहुंचे। आरोप है कि टीचर ने स्कूल में बच्ची के माता पिता से बदसलूकी की और उन्हें भगा दिया। बच्ची के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। डंडो मारी तो लागी आँख है तो मूल बुदेन गई। हमारे बात ये आई कि तुम्हारी बच्ची की गलती, हमारी गलती क्या है। जिस संबंध में रिपोर्ट पेश की, मुकदमा दर्ज कर लिया। श्रीमान थाना अधिकारी महोदय तफ्तीश कर रहे हैं। बच्ची की माँ और पर देने वहाँ गई तो उसके साथ भी मारपीट और छेड़छाड़ हुई। मुकदमा दर्ज कराया बेला थाना में, पेश किया था कोतवाली में बेला थाना में मुकदमा है। आरोपी टीचर ने बच्ची को इसलिए पीटा क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। बच्ची के माता पिता ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस पूरे मामले में जब आरोपी टीचर से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जीबी रोड इलाके में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्स रैकेट चलाने वाले अफाक हुसैन और उसकी पत्नी सायरा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अफाक सायरा के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाता था। पुलिस के मुताबिक अफाक के 6 ठिकाने थे जिसमें करीब 40 कमरों में 250 लड़कियां रह रही थीं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक अफाक की रोज की कमाई 10 लाख से ज्यादा है। अफाक और सायरा के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। पुलिस को इनके अलग अलग बैंक खातों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के कैश का पता चला है। आरोपियों के पास से 8 लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ये जो लग्जरी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, सफारी गाड़ियां हैं, इसके अलावा 8 से भी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां पुलिस ने इनके पास से बरामद किया है। पूरे देश भर में इनका नेटवर्क है और ये भी जानकारी मिली है कुल अब तक 5000 से भी ज़्यादा लड़कियों को वो इस धंधे में ढकेल चुका है। इन लड़कियों को बेचा जाता था और जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया जाता था। बिल्कुल एक दरिंदगी या पशुओं की तरह इनको फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स किया जाता था। पहली बार जीबी रोड की इन गतिविधियों पे मकोका का केस हमने रजिस्टर किया। अफाक और सायरा के पास दिल्ली के शाहीन बाग में घर, जैतपुर में फार्म हाउस और बेंगलुरु में भी करोड़ों की संपत्ति है। पुलिस के मुताबिक रैकेट में शामिल लड़कियों को पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और नेपाल से लाया गया था। लड़कियों पर नजर रखने के लिए अफाक और सायरा ने कुछ महिलाओं को तैनात कर रखा था। पुलिस को शक है कि 20 वर्षों में इस गैंग ने करीब 5000 लड़कियों को सेक्स रैकेट में शामिल किया। पुलिस के मुताबिक सिंडिकेट मैनेजर का नाम सरफराज है, लेकिन वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर में सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। पीएम ने अजी डैम साइट पर जाकर मुआयना भी किया। इसके बाद पीएम ने जामनगर में रैली की। इस दौरान दिलचस्प नजारा देखने को मिला। रैली में मौजूद लोगों ने मोबाइल टॉर्च जलाकर नर्मदा जल की आरती उतारी। पीएम ने कहा, सोनी प्रोजेक्ट से गुजरात को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। જ્યારે હું ગુજરાતમાં નવો મુખ્યમંત્રી બન્યો, ખેડૂતે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે, વીજળી નહીં પાણી। મને બરાબર યાદ છે શરૂઆતના 2-3 વર્ષ હું કોઈને મારી વાત સમજાવી નહોતો શકતો અને હું અડગ રહ્યો કે નહીં ભાઈ
આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ પાણી ઉપર. ઢગલો બન્યો હોય જો બરબાદ થઈ જાય તો પણ વીમો મળે એવો પાક વીમા ફસલ યોજનાની પ્રધાનમંત્રીની યોજના લઈ આવ્યા છે. કિસાનને સુરક્ષિત કરવા માટેની પરફેક્ટ યોજના સાથે કામ કરે. પણ ગુજરાતે મને જે કંઈ શીખવાડ્યું, ગુજરાત પાસેથી હું જે કંઈ શીખ્યો એ મને ખૂબ કામમાં આવે છે. सोनी योजना से नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के 11 जिलों में बांटा जाएगा. सौराष्ट्र में कुल 138 बांध है. इस योजना से 115 बांधों को नर्मदा का पानी मिलेगा. सोनी योजना पर कुल 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है. सोनी योजना से सबसे ज्यादा फायदा सौराष्ट्र के 5,000 गाँव के किसानों को होगा. योजना से सौराष्ट्र की करीब 87 नदियों को फिर से पानी मिलेगा. गुजरात का सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने 25 सितंबर 2012 को सोनी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की गुजरात में ये पहली रैली थी. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अमेरिका में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा. पेंटागन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कश्मीर में हिंसा के लिए सीमा पार से होने वाली घटनाओं को जिम्मेदार बताया. आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया कहा. We appreciate the support from United States in our efforts to eliminate terrorism in India's neighborhood. It's more of a violence which comes from across the border. And curfew, if you are aware, curfew is already being lifted. आज जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी फिर अलगाववादियों पर निशाना साधा. कहा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए किया जाना गलत है. बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जगह ऐसे ही फूड क्राफ्ट में है, IITs में है, डेंटल कॉलेजेस में है, सड़कों पे नहीं है. अगर वो इसी तरह उनका इस्तेमाल सड़कों पे जुलूस और पत्थर मारने के लिए किया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे पास न तो डॉक्टर होंगे, न इंजीनियर होंगे, न सड़कें होंगी. इस बीच कश्मीर में माहौल बिगड़ने के लिए पाकिस्तान की ओर से होने वाली फंडिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है. खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने कश्मीर में आतंकी हमले के लिए लश्कर, हिजबुल और जैश-ए-मोहम्मद को करोड़ों रुपए की फंडिंग की. रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में बड़ी रकम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप तक पहुंचाई गई. ISI ने आतंकियों पर कश्मीर समेत भारत के दूसरे बड़े शहरों में आतंकी हमले करने का दबाव बनाया. साथ ही ISI ने आतंकियों को घुसपैठ करने के लिए हथियार और मॉडर्न डिवाइस भी मुहैया कराए. कल ही नौहट्टा और महाराजगंज को छोड़कर 51 दिनों बाद श्रीनगर से कर्फ्यू हटाया गया.